हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा और उसके प्रभाव के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से प्रभाव हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं और इन प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है या फिर कैसे इनको बदला जा सकता है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि हमारे आसपास में हम बहुत सारी ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं। आज हम कुछ इसी प्रकार की एक ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं विद्युत। विद्युत अपने आप में एक ऊर्जा है जिसको हम कहीं ना कहीं उत्पन्न कर पाते हैं किसी दूसरी ऊर्जा को बदलकर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और आज हम बात करेंगे विद्युत धारा और उसके प्रभावों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 7वीं के हिंदी माध्यम के बच्चों के विज्ञान के लिए ये हमारा पाठ है और इसमें आज हम जो बातें पढ़ने वाले सीखने वाले हैं वो एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी लाइन को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों से ये वीडियो मिस ना हो और आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए पेपर में वो अगर आप आसानी से देना चाहते हो तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो हमारे पास जो ये पार्ट है इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीजों से। कहता है आपने कक्षा 6ठी में अध्याय 9 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। शायद ये खेल आपको याद भी हो या ना भी हो। नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको अभी याद दिलाने वाला हूं। यदि नहीं है तो अब आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहेली ने भी कक्षा 6 के सुझाए गए अनुसार खेल के लिए अपने एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। यानी उन्होंने क्या किया, एक विद्युत परिपथ बनाया। विद्युत परिपथ क्या होता है बच्चों? एक ऐसा रास्ता जिसमें से विद्युत प्रवाहित हो सके, जिसके अंदर बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि बल्ब का, जैसे कि तार का और जैसे कि सेल का। इन सब से मिलकर विद्युत परिपथ बनता है। और अगर आपको लगता है कि विद्युत परिपथ के कितने वर्ग हैं वो भी हम जाने तो कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगा। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के लिए यानी मित्रों के साथ परीक्षण करने की काफी मांग की और मनोरंजन भी किया। वो करने के बाद उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वह दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ मित्र बनाया। यानी स्वच्छ मित्र नहीं यार, चित्र क्या बोल रहा हूं मैं अभी। अच्छा ठीक है, जस्ट फॉर अ फन मैंने जानबूझ के ऐसा किया। आपको कहा सर आपको तो पढ़ना भी नहीं आता। अरे यार क्या बात कर रहे हो। चलो ठीक है तो स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत परिपथ यानी जो अवयव है उसके को कैसे संयोजित किया जाना चाहिए। जैसे कि अब यहां पर देखो तो ये अपने पास क्या है बेटा, एक विद्युत परिपथ है जिसके अंदर ये देखो ये तार है ठीक है। और इसके अंदर बेटा एक चाबी ली गई है, चाबी के अंदर छेद है, चाबी के ऊपर एक तार को लपेट दिया गया है। आपको पता होना चाहिए ये जो चाबी होती है बेटा ये धातु की बनी होती है, लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? ये लोहे की बनी होती है। और लोहा अपने आप में क्या है? एक धातु है। तो इसीलिए उसने ऐसा किया। उसके बाद लाल कलर के तार से इसने एक बल्ब लगाया जिससे यह जाना जा सके कि विद्युत का परिपथ पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी। उसके बाद यहां पर एक ऑल पिन लिया गया है जिसको आपकी मम्मा जो है वो अपनी साड़ी वगैरह में लगाती हैं, आप भी इसका इस्तेमाल करते होंगे कहीं ना कहीं। तो इसका यहां पर यूज किया गया है, यह भी अपने आप में धातु का ही बना होता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक सेल ले लिया। सेल क्या होता है? जिसके अंदर विद्युत धारा बेटा संग्रहित रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है। अब क्या कहता है, अब इस क्रियाकलाप को करता है कौन? सबसे पहले बूझो करेगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वही सबसे ज्यादा क्यूरियस होता है, फिर पहेली भी कर दिया, फिर बाकी के दोस्तों से भी। अब ये क्रियाकलाप बहुत ही अच्छा है। देखो आपका हाथ कितना स्थिर है कि परीक्षण की व्यवस्था ये है। अब कहोगे सर इस क्रियाकलाप में आपका हाथ स्थिर है क्यों कहा गया? बहुत ही सिंपल सा क्रियाकलाप है बेटा। अगर आप मुझे कमेंट करते हो ना तो ये मैं आपको बनाकर करके बताऊंगा कैसे इसे किया जाना चाहिए। अब होता क्या है मैं बताता हूं। देखो होता यह है कि आपने नोटिस किया यहां पर जो चाबी दी गई है, चाबी के पीछे की तरफ यहां पर बेटा इस जगह पर चाबी में छेद है, दिख रहा है।
अब इस छेद में अब ये तार जो है वो कॉपर की तार है और ये नंगी तार है। इसमें तार में जो विद्युत धारा है यानी जो सेल से जा रही है विद्युत धारा, वो बेटा एज इट इज प्रवाहित होगी और इसको जैसे ही चाबी छुएगी तो ये बल्ब जल जाएगा, है ना। तो अगर ये छेद बिल्कुल यहां से चलना शुरू करेंगे हम और यहां से चलते हुए यहां तक बिना टच किए, बिना बल्ब के जले हमें पहुंचाना है। अगर बल्ब जल गया तो हम हार गए और बल्ब अगर नहीं जला तो मतलब हम जीत गए। यानी इतना छोटा छेद होता है कि जिससे हम तार को बचाते हुए इधर लेकर जाएंगे। तो यही इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि किसका हाथ कितना स्थिर है। समझ में आ गया? क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। इससे बूझों ने यह जानना चाहा कि क्या इस विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है, क्या इनको दर्शाने के लिए कोई आसान तरीका है। अब देखो ये अवयव हैं, इन्हें क्या कहते हैं बेटा? इन्हें अवयव कहते हैं। जैसे इसे आपने कहा जी सेल है ये, तो सेल भी क्या है? विद्युत धारा के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक अवयव। इसके बिना कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब अच्छा ये सोचो, ये क्या है? हमारा एक तार है ना, तार है। अब तार में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी? सोच के देखो, तार में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी? हाँ होगी। तो तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है ऑब्वियसली। और अगर तार नहीं होता तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती? नहीं। अब ये क्या है हमारी बेटा? ये है हमारी चाबी जो लोहे की बनी है, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये है हमारा बल्ब। हर बार हम बल्ब को ऐसा थोड़ी बनाएंगे डिजाइन वाला कि भाई हर बार हमारे पास इतना टाइम है कि हम बल्ब बनाए इस तरीके से, और ये जब जलेगा तो पीले कलर का जलता है ना। उसके बाद यहां देखो तो ये हमारा की है, चाबी जिसे कहते हैं। अब ये वो वाली चाबी नहीं है, ये जो है वो चाबी है जिससे हमारी विद्युत परिपथ को हम ऑन या ऑफ करते हैं, जिसे आप इंग्लिश में बेटा स्विच भी कहते हो। क्या कहते हैं इसे? स्विच। अब स्विच ऐसा है लेकिन वैसे ऐसा नहीं होता है, काम ऐसे ही करता है। तो कहता है क्या कि अब इसको दर्शाने के लिए कोई और उपाय है क्या? तो कहता है हाँ चलो करते हैं। विद्युत धारा के प्रतीकों को जानेंगे और अवयवों को भी अब हम समझेंगे। विद्युत धारा के प्रतीक और अवयव, बहुत ही सरल बातें। तो अब हमारे पास कहता है क्या, कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जो कि सारणी 10.1 में कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीकों को दर्शाया गया है। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी हमें यहाँ जो दिखाया गया है शायद वो कुछ अन्य किताबों में अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका काम एक ही होगा। तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। यानी अगर आपने इसको कहीं और किसी और तरीके से भी देखा हुआ है बेटा, तो आपको अपनी इस पुस्तक में ऐसा ही इस्तेमाल में लेना है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इनमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी है परंतु मोटी और समांतर है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन तथा एक ऋण टर्मिनल होता है? जी हाँ, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। जो धन आवेश होता है बेटा वो विद्युत सेल का बड़ा डंडा होता है, और जो ऋण आवेश होता है वो विद्युत सेल का छोटा डंडा होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल तथा छोटी और मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को दिखाती है। यानी छोटी और मोटी होती है और बेटा लंबी और पतली होती है। ठीक है। स्विच के लिए ऑन ऑफ स्थिति को चित्र में भी दिखाया गया है और उस तरीके से हम देख सकते हैं। अभी हमने वो चित्र देखा नहीं है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, फिर चित्र को भी आपको दिखाकर समझाऊंगा। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाला संयोजक तार होता है और रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 10.1 में एक बैटरी और उसके प्रतीक भी दर्शाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? बताओ क्या होती है बैटरी? बैटरी एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर बेटा आवेश को संरक्षित रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? बिल्कुल, बैटरी के अगर आप प्रतीक को ध्यान से देखेंगे बेटा तो आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे सेल को एक के पीछे एक जोड़ जोड़कर बैटरी को बनाया गया है। बहुत सारे सेल्स को। अब कहोगे बहुत सारे मतलब क्या सर 10-15? नहीं, बहुत सारे का मतलब हो गया एक से ज्यादा में भी बहुत सारे आ गए ना। तो अगर एक सेल है तब तो वो सेल कहलाएगा, अगर 2 सेल है तो उसे फिर हम बैटरी बोलेंगे। और जोड़ते वक्त भी हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली चीज,
पहले सेल का जो नेगेटिव होगा यानी ऋण आवेश होगा बेटा, वो दूसरे सेल के धन आवेश के साथ जुड़ा होगा। तो बैटरी को ऐसे जोड़ा जाता है। कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों को भी जोड़ने की आवश्यकता होती है। अतः हम चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार दो या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। तो अब यहां पर क्या है, देखो एनसीईआरटी से बाहर ना कुछ नहीं पूछा जाता है बेटा, देखो सीरियसली बता रहा हूं मैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो उसकी परिभाषा में हमें एनसीईआरटी वाली परिभाषा देनी बढ़िया रहता है। तो ये कहता है क्या, ध्यान से देखो, दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बैटरी समझ में आ गया? आगे आ जाओ फिर। अब बैटरी तो हमने पढ़ लिया, सारणी भी जरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो यह है हमारे पास बेटा सारणी। सारणी 10.1 विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। अवयव क्या होते हैं जिनसे विद्युत परिपथ को बेटा बनाया जाता है। अब विद्युत परिपथ में सबसे पहले सेल है। अब देखो प्रैक्टिकली हो के देखो, हर बार सेल को अगर हम ऐसा बनाएंगे तो बेटा समय भी बर्बाद होगा और बेटा क्या होगा, मतलब बनाना सेम है, चीजें समझनी सेम है, करना सेम है, तो क्यों ना इसका छोटा सा तरीका ढूंढा जाए जिससे कि हम आसानी से इसे बना सके और लोगों को समझा सके। तो ऐसा नहीं बनाएंगे अब हम बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, देखो देखो कैसा बनाएंगे, तो बेटा ऐसा बनाएंगे। इसमें अगर आप गौर से देखो तो एक पतला डंडा है और पतला है लंबा है, लेकिन एक छोटा है मोटा है। जो पतला है लंबा है प्लस और जो छोटा है मोटा है वो है माइनस, यानी ऋण और धन। बल्ब की बात करें तो बल्ब को दर्शाने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, ऐसे करके लेना आपने और ये यूं करके और फिर बेटा ऐसे। बल्ब अगर जल रहा है, चमक रहा है तो ऐसे ऐसे निशान लगा देना, नहीं जल रहा है तो मत लगाना। उसके बाद स्विच ऑन की स्थिति में ऐसा होगा जिसमें आप पिन को दर्शाएंगे। स्विच ऑन में देखो तो यहां तक हमारे पास आ गई विद्युत, यहां से यहां जाने के लिए एक ब्रिज की जरूरत होती है, ये ब्रिज लगा दिया तो ये ऑन वाली कंडीशन हो गई। वहीं पर अगर आपने ऐसे किया और बीच में ये जुड़ा हुआ नहीं है तो ये बेटा ऑफ वाली कंडीशन हो गई, यानी कि यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। उसके बाद बैटरी की बात करो तो बैटरी बनाने के लिए हर बार ऐसा बनाएंगे, समय बर्बाद होगा। तो कैसा बनाएंगे, तो जी पहले एक सेल ले लेंगे, ये बड़ा डंडा ये छोटा डंडा, फिर ये बड़ा डंडा ये छोटा 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 छोटा, फिर ये बड़ा डंडा फिर ये छोटा डंडा, बड़ा छोटा, ऐसे करके हम जोड़ लेंगे। ठीक है, पहले और आखिरी वाले को जोड़ लिया। अब जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि पहले वाले का जो छोटा होगा वो दूसरे वाले के बड़े से जुड़ेगा। फिर ऐसे ही आगे जोड़ते चल जाओ। यहां पर हमसे गलती क्या होती है, हम डंडे को ना गलत मिला देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि पहले बैटरी के बड़े वाले को अगर हमने स्वतंत्र छोड़ा हुआ है तो उसके छोटे वाले को दूसरे वाले के बड़े वाले से मिलाना पड़ेगा। इसी तरीके से यहां पर बेटा अगर गौर से देखो तो मिलाया गया है। ठीक है, क्लियर है। तार को तो हम एक डंडे से दिखा देते हैं। इसी प्रकार से बेटा आप बहुत सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जिनको दर्शाने के लिए इस प्रकार के हम चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कहता है टॉर्च होता है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रेडियो होते हैं, खिलौने होते हैं, टीवी के रिमोट कंट्रोल होते हैं। ऐसी कई युक्तियां होती हैं जिनमें हम बैटरियों का उपयोग करते हैं। अब कहोगे बैटरी कहाँ होती है सर, उसमें तो सेल्स डालते हैं हम। अरे भाई एक से ज्यादा सेल डाल दिए ना आपने। अगर मैं रिमोट देखूं, रिमोट दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, मैं कहता हूं कि अगर मैं आपको, अरे भाई कहाँ गया, अरे निकल जा समय, अरे यहाँ पे सॉरी। तो अगर मैं रिमोट की बात करूं तो ये मेरे पास एक रिमोट है जो कि इसी का है ऑब्वियसली। इसमें भी अगर पीछे मैं खोलूं इसे, अरे खुल जाना, हाँ, तो इसमें अगर आप देखें तो दो खांचे दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये खांचा है और एक ये खांचा है। इसको अगर आप गौर से देखें बेटा तो एक में स्प्रिंग इस साइड लगा हुआ है, यहां देखो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, एक में स्प्रिंग यहां लगा हुआ है नीचे की तरफ, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर एक सेल का धन आवेशित यहां लगा होगा, ठीक है, तो उसका इधर से देखो, इधर से ऐसे करके धन आवेशित यहां लगा होगा तो उसका ऋण आवेश यहां लगेगा और धन यहां लगेगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि सेल को जोड़ते वक्त हम आपस में इस तरीके से ध्यान रखें कि एक सेल का जो ऋण होगा वो दूसरे के धन से जुड़ा हुआ मिलेगा और दूसरे सेल का जो धन होगा वो पहले के ऋण से भी जोड़ सकते हो आप, मतलब अपनी मर्जी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि धन और ऋण ही जुड़ेंगे, धन धन मत जोड़ देना।
यानी अगर आप किसी सेल को ऐसे जोड़ लेते हो, मान लीजिए बेटा इस तरीके से, ऐसे, ये अगर हमारा एक धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, और यहां पर ऋण आवेश और ये धन आवेश, तो बेटा इस स्थिति में सेल आपका काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो एक चीज यहां से क्लियर हो जाती है हमें। अब क्या कह रहा है आगे? कह रहा है क्या? तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेल को सदैव चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार एक के बाद एक दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेलों को एक दूसरे के समांतर भी दिखाया जाता है। अब जैसे देखो, इसमें सेल एक के पीछे एक जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अभी आपको जो दिखाया था रिमोट, उसके अंदर एक के पीछे एक जुड़ने का नहीं था, दोनों अगल बगल में जुड़े थे। लेकिन अगल बगल में भी अगर जुड़े होते हैं तो सेल बेटा वैसे ही जुड़ते हैं जैसे इसमें जुड़ रहा है। इसमें अगर आप गौर से देखो तो शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, मैं दिखा दूं आपको। यहां देखिए, अगर आप गौर से देखें बेटा, तो इस जगह पर अगर आप नोटिस करें तो यहां पर धन आवेश लिखा हुआ है ना? यहां धन आवेशित है, ये ऋण आवेश है, उसके बाद बेटा यहां पर धन आवेश है और ये वाला ऋण आवेश है। इससे क्या पता चला कि एक सेल का जो ऋण होता है वो दूसरे सेल के धन के साथ जुड़ा होता है ना? यही तो क्लियर हुआ। अब इस चीज से ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि ये धन और ऋण है, ठीक है, लेकिन ये एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। अगर मान लो मैं कहता हूं कि एक के साथ एक ना जुड़कर मैं इस तरीके से देखूं इसे बेटा कि एक दूसरे के समांतर रखूं, तो समांतर रखूंगा तो क्या होगा? तो कह रहा है ऐसे होगा, समांतर होगा तो ऐसे होगा। अब इसमें भी इसी तरीके से कार्य होता है। तो हमारे पास यहां पर देखो, अगर मैं इसको फिर से जूम करूं आप लोगों के लिए, ठीक है, यहां पर अगर देखो तो यहां पर बेटा ऋण आवेश है, शायद आपको दिख भी रहा हो या ना भी दिख रहा हो, और ये हमारा धन आवेश है। इसका धन आवेश दूसरे सेल के ऋण से जुड़ा हुआ है, और एक धन से स्वतंत्र है, एक ऋण से स्वतंत्र है। इस तरीके से हम बेटा आपस में सेलों को जोड़ लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो सेल को जोड़ने के लिए ये क्रियाविधि हमें ऐसे करके ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो इस तरीके से हम सेलों को जोड़कर बेटा बैटरी बना लेते हैं। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। अभी मैं जो आपको ट्रे दिखा रहा था, यानी उसके अंदर रिमोट के अंदर वो ट्रे यही थी। देखो, दो या अधिक सेलों की बैटरी बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से खरीद सकते हैं। ये मुश्किल 5, 7, 10 रुपए का मिलेगा आपको। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। अब ये बात हर बार नोट डाउन करने वाली है आपके। देखो क्या कह रहा है कि सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। चित्र 10.5 में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की 2 क्लिप में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है बेटा। आप बैटरी उपयोग के लिए, यानी आपका जो ट्रे है वो बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक सारणी 10.1 में दर्शाया गया है। आइए अब हम सारणी 10.1 में दर्शाए गए जो प्रतीक है उनका उपयोग करके विद्युत परिपथ का आरेख खींचते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास बैटरी है बेटा। ये बैटरी आपने देखा होगा आपके इन्वर्टर वगैरह में यही इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक्चुअली बैटरी नहीं, बैटरा बोल देते हैं हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे पतले पतले सेल्स लगे होते हैं और बहुत पावरफुल होता है। इसे आप अपने घर के पंखे, कूलर भी चला सकते हैं। आजकल के जो कूलर आ रहे हैं जो लो वोल्टेज पर काम करते हैं, जो कम पावर लेते हैं, तो इनसे आप कूलर, पंखे, टीवी, फ्रिज ये सब चला सकते हैं। हाँ, जब फ्रिज चलाना होता है तो इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब एक से ज़्यादा बैटरी की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कहता है पहेली तथा बूझो, यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टरों में, ट्रकों में, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाले बैटरी भी सेलों से बनी है। बिल्कुल, बैटरी की परिभाषा कभी नहीं बदलती बेटा, वो भी सेलों की कॉम्बिनेशन से यानी जोड़ से ही बनती है। तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में उसकी सहायता कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी सहायता करता हूं ना। यहां पर भी बेटा आप अगर गौर से देखें तो ये एक सेल है, फिर ऐसे ही एक और सेल यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है, और ये सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, तब हमें यहां पर 2 टर्मिनल मिलते हैं, जिसे आप धन और ऋण बोलकर बैटरी बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो बैटरी कहीं पर भी कैसी भी क्यों ना हो, उसमें सेल ही आपस में जुड़े होते हैं।
सेलों के जोड़ को ही बेटा हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप 10.1 के बारे में। चित्र 10.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। यानी ये जो 10.7 है बेटा चित्र, ये इसका हमें विद्युत परिपथ बनाना है। कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त मतलब होता है जलाने करने के लिए किया गया था। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति होती है। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। बिल्कुल, और स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो बल्ब नहीं जलता। ये बात तो हमें पहले से पता है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपने नोटबुक में बनाइए और विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए, यानी कि चित्र बनाइए। क्या आपका आरेख चित्र जो 10.8 है उस जैसा लग रहा है? बिल्कुल लगेगा। क्या है, सेम ही तो बनाया है हमने। शायद हो सकता है बल्ब आपने यहां ना लगाकर बल्ब यहां लगा दिया हो, शायद हो सकता है कि स्विच यहां ना लगाकर यहां लगा दिया हो सकता है कि सेल यहां ना लगाकर यहां लगा दिया। उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको क्या क्या चाहिए बल्ब को जलाने के लिए? सोचो। सबसे पहले बेटा आपको चाहिए सेल लगा दिया हमने, फिर चाहिए आपको बल्ब भी लगा दिया, फिर हमें चाहिए स्विच, हमने स्विच भी डाल दिया, फिर हमें चाहिए वायर बेटा यानी तार। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डाल दी और ये सारी चीजें डालते ही हमें मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा? हमें वही मिलेगा ना जो हमें चाहिए, यानी परिपथ। अगर आप परिपथ में देखो तो यहां पर बेटा एक गड़बड़ी है जिसको मैं आपको बता दूं। विद्युत धारा जो कि फिलहाल आपके लिए गड़बड़ी नहीं कहलाएगी क्योंकि आपको उसके बारे में अभी बताया ही नहीं गया है। गड़बड़ी यह है, विद्युत धारा हमेशा प्रवाहित होती है बेटा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। तो धन आवेश से विद्युत धारा चलेगी, बल्ब में से होकर निकलेगी, ऐसे निकलेगी, यहां से जाएगी, यहां से होते हुए यहां से बेटा, यहां से और स्विच में से पार करते हुए वो कहां पहुंच जाएगी? दोबारा से सेल में पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत धारा निकलती कहां से है? तो जी धन आवेश से निकलती है, ऐसे करके बाहर की तरफ लगाना है आपको। और बेटा घुसती कहां पर है? ऋण आवेश में घुस जाती है। ऐसे होता है। तो विद्युत धारा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती है। ये याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल से बेटा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ धारा प्रवाहित होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जिनको आपको याद रखकर बहुत हेल्प मिलने वाली है बेटा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट वन शॉट वीडियो का मैंने आपको प्रॉमिस किया था तो थोड़ा सा आप वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हो। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है। अब हर बार आप अगर सेल बना रहे हो, हर बार आप तार बना रहे हो, बल्ब बना रहे हो, हर बार आप स्विच बना रहे हो, तो उसमें बेटा टाइम लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लग सकता है। तो इसलिए कहता है कि भाई सबसे आसान तरीका है कि उसके अवयवों को प्रतीकों के तौर में प्रयोग करें। यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है कि हम विभिन्न प्रकार के अवयवों का प्रतीकों के तौर पर प्रयोग क्यों करते हैं, यानी हम जो अवयवों का प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग प्रतीकों के तौर पर क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर यही छुपा है, प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है। हर एक लाइन से प्रश्न उठाया जा सकता है, तो इसीलिए ईच एंड एवरी लाइन को बेटा ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथ को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं जिससे कि समय कम लगे और जानकारी पूरी। चित्र 10.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। क्या यह विद्युत परिपथ आरेख 10.8 दर्शाए परिपथ जैसा ही है? चलो देख लेते हैं एक बार। 10.8 में देखो तो आपका जो सेल था बेटा, आपका जो सेल था वो लगा था, बल्ब लगा था, और बेटा यहां पर जो स्विच लगा था ये ऑन की स्थिति में था, है ना। और इसी वजह से बेटा यहां अगर देखो तो बल्ब जो था वो ग्लो कर रहा था, जल रहा था, है ना, ऐसे ही कुछ था। लेकिन अगर मैं यहां पर, ये ग्लो कर रहा था, ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं नीचे तो यहां पर स्विच जो है वो स्विच ऑफ की कंडीशन में है। स्विच कैसा है बेटा? यहां पर ऑफ है, ठीक है, और ये बल्ब जो है वो बुझा हुआ है, ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब सेल तो सेम है, ये सेल है, सेल सेम है। अब आपसे रीजन पूछा जा सकता है कि यहां पर बल्ब क्यों नहीं जल रहा? क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि यहां पर बेटा विद्युत परिपथ पूरा नहीं है। अब कहोगे सर विद्युत परिपथ पूरा कब होता है? विद्युत परिपथ पूरा होगा तब बेटा जब विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित हो सकेगी। तो यहां पर बेटा विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए परिपथ पूरा नहीं है।
यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है, क्या चित्र 10.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा? क्या बल्ब बेटा जलेगा या नहीं जलेगा बताओ? तो आप कहेंगे नहीं जलेगा। याद कीजिए, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो और परिपथ बंद हो। स्विच ऑन की स्थिति में परिपथ बंद हो। बंद परिपथ का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है यार बंद का मतलब तो होता है कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत परिपथ बंद होने का मतलब हो गया एक ऐसा रास्ता बेटा जिस रास्ते से बाहर निकलना मुमकिन नहीं, यानी कि विद्युत धारा इसमें घुसी ना तो उसे पूरा रास्ता तय ही करना पड़ेगा, इसीलिए इसे विद्युत परिपथ बंद बोला गया है। वैसे इस परिपथ में स्विच ऑन होता है। याद रखना, विद्युत परिपथ, ध्यान से सुनना, इस बात को नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, चीजों को समझने के लिए लिख सकते हो। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी बेटा तो इसका मतलब वहां पर परिपथ बंद है, स्विच ऑन है। समझ में आ गया? परिपथ बंद होने का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा? इसका मतलब है स्विच ऑन स्थिति। ठीक है, स्विच जो है बेटा वो कैसा है? ऑन है। अब कहोगे सर इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो? अरे हिंदी में तो लिखा ही हुआ है ना यहाँ पर। तो स्विच ऑन की स्थिति में आपका रहेगा। नेक्स्ट आता है, बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि बल्ब के अंदर इस्तेमाल होने वाले पतले तार को हम क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे बल्ब के अंदर इस्तेमाल होने वाले पतले तार को हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तंतु कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है या फ्यूज हो जाता है कह सकते हैं, तब भी बल्ब नहीं जलता है। चलिए एक महत्वपूर्ण बात पढ़ लेते हैं एक बार यहाँ से। ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को, कुंजी भी बोल सकते हैं, स्विच भी बोल सकते हैं, परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल, स्विच आप कहीं भी लगा सकते हो। जब स्विच को ऑन की स्थिति में रखते हैं तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है और सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति होती है तो परिपथ अधूरा या फिर टूट जाता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस परिपथ में परिपथ के किसी भी भाग में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि विद्युत धारा वहीं प्रवाहित होगी बेटा जहां पर आपका पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। कुछ भी टूटा, चाहे बल्ब खराब हो गया, चाहे स्विच खराब हो गया, चाहे तार कहीं से कट गया, चाहे सेल डेड हो गया बेटा, हो सकता है ना सेल भी इस्तेमाल करते करते खत्म हो जाए, जैसे आपके घड़ियों के सेल होते हैं बेटा, खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात, चेतावनी वाली बात है। अब इस चेतावनी वाली बात को जरा एक बार सुन लेते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। क्या कह रहा है चेतावनी में? कहता है विद्युत मेंस क्या होता है? जहां से करंट आता है हमारे घर में, है ना। विद्युत मेंस में संयोजित दीप्त बल्ब, विद्युत बल्ब को कभी ना छुएं, यह अत्यधिक तप्त हो सकता है। यानी कि अगर आपने स्विच ऑन किया तो यह बहुत गर्म हो सकता है। आजकल के बल्ब नहीं होते हैं, पहले होते थे फिलामेंट वाले, क्योंकि यहाँ जिस बल्ब की बात की गई है वो फिलामेंट वाला बल्ब है। और फिलामेंट वाले बल्ब में बेटा टंगस्टन डला होता है, और टंगस्टन का बेटा द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, यानी ये जो है ना बहुत ज्यादा तापमान पर पिघलता है, और जब ये जलता है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस, विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ ना करें, यानी किसी भी विद्युत वाली चीजों को ना छुएं बेटा। आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। यानी कि आपने एक चीज देखी, हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं बेटा, सब में हमने वो छोटा सा सेल लिया है जो हम घड़ी में इस्तेमाल करते हैं, और उस सेल से बेटा आपको कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि उसे आपने मुंह में ना लिया हो। आप उसे हाथों से छूते हैं, प्रयोग करते हैं, उससे आपको कोई हानि नहीं होती है। लेकिन विद्युत मेंस जो आते हैं हमारे घरों में, जो प्लग होते हैं जहाँ से आप टीवी वगैरह चलाते हो बेटा, उनको कभी ना छुएं, क्योंकि उसमें बेटा विद्युत धारा बहुत ताकतवर होती है, हमें क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? ना जी ना। कैसे होगा? तंतु टूट गया तो तार के अंदर से विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही थी वो प्रवाहित नहीं हो पाएगी, तो ये विद्युत परिपथ
पूरा नहीं होता, क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? बिल्कुल नहीं दीप्त होगा। बताइए, वैसे आप सोचिए कि क्या बल्ब फ्यूज हो गया तो बल्ब जलेगा? नहीं ना। अब मान लीजिए आपके पास एलईडी का बल्ब है। आजकल जो बल्ब मार्केट में आ रहे हैं बेटा वो एलईडी है। देखो, सबसे पहले तंतु वाले बल्ब होते थे जिन्हें हम टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब कहते थे। फिर आए CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जो कि उनसे कम ताकत के थे, मतलब कम पावर लेते थे, कम एनर्जी लेते थे, पर जो रोशनी होती थी वो ज्यादा देते थे और गर्म भी कम होते थे। उससे भी एडवांस आ गया आजकल एलईडी, जो कि और कम बिजली लेते हैं लेकिन रोशनी बहुत अच्छी देते हैं, है ना। अब सवाल उठता है कि उस टाइम वाले बल्ब बस 10 सेकंड जला लो तो आप छू नहीं सकते थे, और आज के बल्ब 5 घंटे 10 घंटे जलाने के बाद भी आप छूओगे ना तो आपको गर्म बहुत हल्का महसूस होगा, जलेगा नहीं हाथ। तो वही मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे एलईडी हो, CFL हो या फिर टंगस्टन, विद्युत परिपथ अगर पूरा नहीं हुआ बेटा तो कोई भी नहीं जलेगा। आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल जानते हैं, वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो अब हम चर्चा करेंगे बेटा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, विद्युत धारा के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जिनमें से अब हम पहला प्रभाव पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हमने पढ़ा विद्युत धारा क्या होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, और ये होता है बेटा आवेश बटे में समय। क्या होता है? आवेश बटे में समय। क्या होता है? ध्यान से सुन लो, आवेश बटे में समय। अगर आपको लिखना है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, आवेश को Q से दर्शाते हैं, समय को T से, T मतलब टाइम, है ना, और आवेश मतलब चार्ज, इसलिए Q से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को I से करते हैं। अगर हम विद्युत धारा की इकाई की बात करें तो एम्पियर होता है बेटा, याद रखना। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है ये। क्रियाकलाप 10.2 की अब हम बात करेंगे बेटा। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च, बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। यानी कि आपको जो परिपथ बनाना था ना, वही बनाना है। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? और बल्ब को छूकर देखिए। जब स्विच ऑन की स्थिति में लगाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। अब इसे छूकर देखिए कि क्या ये गर्म होता है। इसका अनुभव कीजिए और आपको लगेगा कि यार ये तो गर्म होने लग गया, है ना। एक ही सेल लेना है लेकिन, क्योंकि ज्यादा सेल लगाओगे तो बेटा बल्ब आपका खराब हो सकता है या फिर ज्यादा हीट हो सकता है। तो एक सेल लगाकर इस क्रियाकलाप को करना है। स्विच ऑन करना है बेटा। स्विच ऑन करने के बाद जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी इसमें से, तो आपका बल्ब जो है वो जलने लग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही बल्ब जलने लगेगा बेटा, वैसे इसके अंदर गर्मी महसूस होगी, आपको हीट महसूस होगी। हीट मतलब क्या होता है बेटा? गर्मी, ठीक है। आप इसे छुओगे तो बल्ब आपको ऐसा लगेगा यार कुछ गर्म सा हो रहा है ना। तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद आगे आ जाओ, क्रियाकलाप 10.3 की बात कर ले। चित्र 10.10 में 10.10 नहीं पढ़ेंगे, वैसे इसे 10.10 पढ़ेंगे, में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ को बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसके दोनों कीलों के बीच में बांध दीजिए। नाइक्रोम तार क्या होती है बेटा? बताओ, यहां पर ये चीज मेंशन है ना, नाइक्रोम की तार क्या होता है पता है आपको? ये एक प्रकार का अलॉय होता है। अलॉय मतलब होता है धातु और अधातु का मिश्रण, जिसकी मुख्य बात ये होती है बेटा कि ये ऊष्मा बहुत ज्यादा निकालता है, और इसका इस्तेमाल बेटा हीटर में, गीजर में, आपके आयरन प्रेस वगैरह में किया जाता है, जहां पर हमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की आवश्यकता होती है। आपने आजकल देखा होगा इंडक्शन चूल्हे इत्यादि आ रहे हैं, तो उसमें इंडक्शन चूल्हे वगैरह में भी आपने नोटिस किया होगा तारें लगी होती है, गोल 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 ऐसी ऐसी तार होती है उसके अंदर, है ना। और जब आप उसे जलाते हो बेटा तो ऐसे ही जैसे मेरा यहाँ पर ग्लो कर रहा है, ऐसे ही वो ग्लो करता है और उससे ऊष्मा निकलती है, इंडक्शन वाले में भी। अब इस प्रकार से हम जो वहाँ पर तार का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तार कौन सा होता है? तो उसे बोलते हैं नाइक्रोम तार। क्या कहते हैं बेटा? नाइक्रोम। नाइक्रोम को अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नाइक्रोम में निकल आ गया, क्रोमियम आ गया बेटा, मैग्नीज आ गया और आयरन आ गया। 4 धातुएं होती हैं, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। ये 4 धातुओं से मिलकर बनता है नाइक्रोम। याद रखना कौन कौन सा? निकल, लिखना है तो लिख लो, निकल,
क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। इससे बनता है नाइक्रोम। इसका इस्तेमाल करते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के लिए। यहाँ पर और आगे मेंशन है, देखो आपको नाइक्रोम का तार विद्युत सांधित्रों की मरम्मत करने वाले किसी दुकान पर प्राप्त हो सकता है, अथवा किसी हीटर की बेकार तापन अवयव तार को लेकर भी किया जा सकता है। ऐसे करके तार को आपको, नाइक्रोम की जो तार है बेटा, वो ऐसे करके लेकर 2 किलो के बीच में सीधी ले लेनी है। समझ में आ गया? ऐसे करके आपने ऐसा तार ले लिया। तार लेने के बाद आपको क्या करना है, ये तार ले लिया आपने, इसके बाद क्या करना है, आपको सेल लगा लेना है। यहाँ सेल है बेटा, सेल को निरूपित किया गया है, ये देखो सेल है। सेल का ये धन आवेश है, ठीक है। ये क्या है हमारा धन आवेश, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये धन आवेश है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये वाला जो है वो क्या है बेटा, ऋण आवेश है। ये वाला दिख रहा है आपको, ये ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश जो होता है वहां से विद्युत धारा सेल में जाती है और धन आवेश से विद्युत धारा बाहर निकलती है। यहाँ निकल कर निक्रोम के या नाइक्रोम के तार में गई, और नाइक्रोम का तार क्योंकि पता है ना कितने धातु से मिला है, निकल से, ठीक है, क्रोमियम से, ठीक है, और मैग्नीज से, और बेटा आयरन से। इन सब से, मैग्नीज, आयरन, इन सब से मिलकर बना होता है। 4 धातुएं होती हैं। जैसे ही इसको कनेक्ट करोगे आप तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यहाँ पर ऊष्मा यानी कि हीट निकलेगी। तो यही एक क्रियाकलाप है जिसे आप कर सकते हो बड़े ही प्यार से। बाकी बड़े बड़े तापन वाले संयंत्रों का भी आप उपयोग कर सकते हो दूर से। एक तार को स्पर्श करके देखिए आप, स्विच को ऑन की स्थिति में लेकर विद्युत परिपथ या धारा को चेक कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, हाथ जल सकता है। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के बाद फिर से स्पर्श कीजिए, आपको फिर से वो ठंडा महसूस होगा। सावधानी क्या रखनी है, स्विच ऑन की स्थिति में अधिक समय तक उसे छूकर ना रखें। ऐसे रखने से जो सेल है, ज़्यादा समय तक सेल को ऑन ना रखें, ऐसे समय में सेल खराब हो सकता है। सेल में से बेटा लिक्विड बाहर आ सकता है और सेल पर जोर पड़ सकता है। जब किसी तार की से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है बेटा कि आप विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से क्या समझते हैं। तो आप कहेंगे कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला परिपथ जो विद्युत धारा के कारण गर्म हो जाता है, उसके अंदर से ताप उत्पन्न होती है, तो उस प्रभाव को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत सांधित्र के बारे में जानते हैं या बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है? सूची बना सकते हैं उसकी आप, जैसे हीटर है, गीजर है, इंडक्शन चूल्हे हैं, प्रेस है बेटा, ये सब इन्हीं पर काम करता है। आपने कमरे को गर्म करने अथवा खाना पकाने के लिए भी विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली लगी होती है। तार की कुंडली विद्युत तापन अवयव केवल अवयव एलिमेंट कहलाते हैं। यानी वो जो तार दिख रहा है जो गोल गोल घुमा होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, तापीय अवयव। आपने यह ध्यान दिया होगा सांधित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच ऑन की स्थिति में रखने पर वो बेटा जल उठते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं। तो ये लाल तप्त हो जाते हैं और ऊष्मा देने लगते हैं। ऐसा हीटर शायद आप लोगों ने देखा भी हो और ना भी देखा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शायद ना भी देखा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हीटर होते हैं बेटा, और ये आसानी से जो है विद्युत धारा को तापीय प्रभाव में बदल देते हैं। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा परिणाम उस तार के पदार्थों, धातुओं से बना होता है, लंबाई मोटाई पर निर्भर करता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा में जो तापीय प्रभाव उत्पन्न होता है बेटा, वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ से ये प्रश्न बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युत धारा से जो तापीय प्रभाव निकलता है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है या फिर निर्भर करता है। तो आप कह सकते हैं जी उसमें निर्भर करता है क्या, कि धातु जिससे वो बना है, पहला तो ये है उसकी नेचर पर, उसकी जो है वो प्रकृति पर, उसके बाद उसकी लंबाई पर निर्भर करता है और उसकी मोटाई पर भी निर्भर करता है। अब यही कह सकते हैं कि अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ और विभिन्न लंबाई और मोटाई के तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान रखना। विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार, संयोजी तार, सामान्यतः गर्म नहीं होते। अब यहाँ से सवाल वही उठता है
यहां से भी सवाल बनता है कि विद्युत धारा में, अब आप नोटिस करो बेटा, हीटर को आपने जब जलाया ऊपर, तो इस हीटर को जलाने के लिए आपने यहां से कहीं तार तो डाला होगा, है ना, यहां से कहीं से तार तो डाला ही होगा, बिना तार के बिना हीटर कैसे चलेगा। तो एक तार उसमें लाल होगा और दूसरा तार जो है अपन काला ले लेते हैं मान लीजिए, तो दो तार तो यहाँ लगे होंगे। अब इन दो तारों को हमने कहीं ना कहीं अपने स्विच में डाल दिया होगा, है ना, कहाँ डाल दिया होगा, अपने स्विच बोर्ड में डाल दिया होगा, डाल दिया। यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हुई और यहाँ से निकल के गई और विद्युत धारा यहाँ से वापस लौट आई। पर आपने एक चीज नोटिस किया कि सिर्फ और सिर्फ तार यहीं वाले जले हैं, सिर्फ तार जो है बेटा वो यहीं वाले जले हैं, इस जगह के ही तार जो है वो जल रहे हैं, चमक रहे हैं इस जगह के, समझ रहे हो। बाकी बाकी जो हिस्सा है आपका, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में कोई भी आपको चमक नहीं दिखाई दे रही है। इस हिस्से को अगर हम गौर से देखें बेटा, तो यहाँ पर कोई चमक नहीं है, यहाँ पर कोई ताप जो है वो पैदा नहीं हो रही है, कोई ताप नहीं बन रही है। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा हिस्सा ए है बेटा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा ए है अगर और हिस्सा बी है, तो इसमें ताप नहीं बन रहा है जबकि इसमें ताप बन रहा है, क्या वजह है। तो ये निर्भर करता है बेटा उसमें इस्तेमाल होने वाला जो तार है, निक्रोम तार। जनरली होता क्या है कि जो हम यहाँ पर तार इस्तेमाल करते हैं बी वाले सेक्शन में बेटा, वो कॉपर का होता है या एल्यूमिनियम का होता है। कॉपर या एल्यूमिनियम के जो तार होते हैं बेटा वो धातु के मतलब धातु कह रहा हूँ, धातु के बने होते हैं और बेटा वो अच्छे चालक होते हैं। अच्छे चालक होते हैं मतलब विद्युत को अवरोधित नहीं करते हैं, या तो कॉपर का बना होगा या एल्यूमिनियम का बना होगा। इन्हीं दो तारों का इस्तेमाल मुख्यतः हम अपने घरों में करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम, इसके अलावा कोई तीसरी तार हम इस्तेमाल नहीं करते। वहीं पर ये जो तार बना था बेटा ये निक्रोम का बना था, निक्रोम बोलो नाइक्रोम बोलो कुछ भी बोलो, तो नाइक्रोम का बना था। ये अपने आप में क्या होता है बेटा, ये धातु के मिश्रण से बनता है जिसका इस्तेमाल ऊष्मा पैदा करने के लिए ही होता है। ये उत्तर आप यहाँ दे सकते हो क्योंकि हमारा जो मेन तार होता है वो कॉपर का होता है जो विद्युत का अवरोध नहीं करते, इस वजह से वो ऊष्मा में नहीं विद्युत को बदलते, जबकि नाइक्रोम तार जो है वो विद्युत का अवरोध करते हैं, फ्लो जो होता है उसका जो रफ्तार होती है उसको रोकते हैं, जिसकी वजह से वहां पर ताप पैदा हो जाती है। समझ में आ रहा है। आगे कहता है इसके विपरीत कुछ विद्युत सांद्रित्रों में अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, वो यहाँ पर लिखा है, चलो बाद में देखेंगे, उसे पहले इसे देख लेते हैं। बूझो विद्युत स्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहेली ने उसे बताया कि निमज्जन यानी कि क्या लिखा हुआ है भाई, इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर और इसके विद्युत सांद्रित्रों में उपयोग में आने वाला उपकरण अवयव है। क्या आपने किसी सांद्रित्र का अवयव देखा है, यानी कोई ऐसा उपकरण जिसका देखा है। तो अगर देखो तो जो प्लेट होती है बेटा, जो प्रेस करने वाली प्लेट होती है, उसमें कुछ ऐसा ही दिखाई देता है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, और इसमें जब विद्युत धारा जाती है तो ये भी गर्म हो जाता है। इसकी वजह से जो नीचे वाली प्लेट है वो गर्म होती है और उसकी गर्मी से बेटा हम कपड़ों में प्रेस कर पाते हैं। अब ये बल्ब है, ये भी गर्म हो जाता है। तंतु को अगर हम देखें बल्ब के, तो उच्च ताप पर लाल रक्त तप्त हो जाता है और उसके बाद प्रकाश देना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद कहता है यदि किसी तार के बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए, यानी किसी तार में बहुत ज़्यादा तार विद्युत धारा दे, तो इस तार का तार इतना अधिक तप्त हो जाता है कि पिघलकर टूट भी जाता है। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करें। बिल्कुल बेटा, बल्ब भी तो टूट जाते हैं ना। बल्ब में जब विद्युत धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित होती है तो बल्ब में तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है बेटा कि बल्ब फ्यूज हो जाता है समझ में आ रहा है। तो बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो चलिए क्रियाकलाप करते हैं। जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 10 किया था उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों का प्रयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम के तार के स्थान पर स्टील वूल का प्रयोग कीजिए। पतली लड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्पात उष्ण जूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रसोई घरों में इस्तेमाल होता है बेटा, उसके जूने में जो तार इस्तेमाल होता है उसका कर सकते हैं। इस प्रकार से बेटा ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्बों का उपयोग होता है, तापदीप्त बल्बों का उपयोग होता है,
लेकिन यह ऊष्मा भी देती हैं। इसका अर्थ है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा करने में व्यय हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे। अब आपने नोटिस किया होगा, पहले क्या होता था, पहले हम यूज करते थे फिलामेंट वाले बल्ब, फिर मैंने कहा कि आए CFL, फिर आए आजकल LED। अब हम LED का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता होगा बेटा, जो पहले वाले तंतु वाले बल्ब हुआ करते थे, वो बल्ब बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा करते थे, तो उनका काम प्रकाश देने का था। बल्ब का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? प्रकाश देने के लिए। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा ऊष्मा पैदा करेंगे तो क्या होगा, सोचो खुद ही। इस तरीके से विद्युत की हानि होगी। तो उसको बदलकर फिर CFL बनाया गया। CFL में क्या देखा गया कि ठंड के दिनों में CFL को पूरी रोशनी देने में टाइम लगता है, प्लस में CFL में भी तंतु का इस्तेमाल ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ी से कम ऊष्मा निकलती है। और उससे बेस्ट है आजकल के LED, लाइट एमिटिंग डायोड्स बेटा। LED की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड्स, जिनके अंदर बहुत कम ऊष्मा निकलती है। यानी अगर आपने उसको 10 घंटे चला दिया और जाके छुओगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। गर्मी महसूस होगी थोड़ी बहुत, लेकिन जलेगा नहीं। वहीं पर हो सकता है कि भविष्य में हम ऐसा बल्ब निकालें जिसमें बिल्कुल भी ऊष्मा ना निकले। हो सकता है आने वाले दिनों में हो ऐसा। यह ये अवांछनीय है या फिर वांछित नहीं है कि उसका ऊष्मा के रूप में नुकसान हो, क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। इसी प्रकार से बेटा हमारे पास प्रदीप्त नलिकाएं यानी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट आई, फिर उसके बाद सहत प्रदीप्त लेंस यानी कि CFLs आए। इसमें बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत होता था, यानी कि इसमें ऊष्मा कम निकलती थी। आजकल प्रकाश उत्सर्जन के लिए LED यानी कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। यह निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्बों, प्रदीप्त नलिकाओं बल्ब और संहत प्रदीप्त लैंपों की तुलना में बहुत कम विद्युत का नुकसान करता है या फिर ऊष्मा के रूप में बदलता है। इस प्रकार LED बहुत ही ज़्यादा दक्ष है और प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे विद्युत सांधित्रों तथा गैजेट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हो। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादक को मानक चिन्ह प्रदान करता है, जिसे मार्क कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं, जो उत्पादों के लिए ये पता लगाता है कि ये कितनी विद्युत ले रहा है। जैसे आपने देखा है ना कि हम AC लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, कूलर लेते हैं, ये सब तो छोड़ो, बल्ब लेते हैं, उस पर भी लिखा आता है 2 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग। 5 स्टार से ज़्यादा स्टार्स नहीं मिलते हैं। 5 स्टार रेटिंग का मतलब हो गया वो सबसे बढ़िया बल्ब है, हालांकि वो महंगा आता है। और वो 5 स्टार रेटिंग वाले बल्ब जो होते हैं बेटा, वो बल्ब इतने अच्छे होते हैं कि विद्युत का बहुत कम नुकसान करते हैं। तो ऐसे बल्बों का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करेंगे बेटा विद्युत फ्यूज के बारे में। आप सभी को पता है कि विद्युत धारा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है और इससे बेटा हमारे उपकरण भी फूंक सकते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत आ जाए। तो अपने उपकरण को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? तो मार्केट में आजकल 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बेटा। एक होता है हमारा फ्यूज और दूसरा होता है बेटा MCBs। MCBs मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, फुल फॉर्म होती है। और वो एक ऐसा यंत्र होता है बेटा जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो फ्यूज से बेटर होते हैं। ऑब्वियसली फ्यूज क्या होता है, ज़्यादा हीट गई, ज़्यादा ऊष्मा पैदा हुई तो वो पिघल कर टूट जाते हैं और इस प्रकार से वो संयंत्रों को, जो हमारे संयंत्र होते हैं, उनको बचा लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि विद्युत के जो फ्यूज होते हैं ये वाले, इनमें एक पतली सी तार लगी होती है बेटा। ये तार जो दिख रहा है आपको, ये तार लगी होती है और इसको हम अपने मेंस में लगा लेते हैं। तो जब विद्युत धारा यहाँ आती है और यहाँ से हमारे उपकरणों में जाती है और उपकरणों में अगर ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये तार पिघलकर बेटा यहाँ से कहीं से टूट जाता है। और जैसे ही टूटता है तो विद्युत परिपथ अधूरा हो जाता है और इससे बेटा हमारे जो डिवाइसेस हैं, हमारे जो उपकरण लगे हुए हैं, वहाँ तक विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होना रुक जाता है, जिसकी वजह से विद्युत संयंत्र बच जाते हैं और फ्यूज खुद का बलिदान दे देता है। समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब सुसाइड कर लेता है अत्यधिक ऊष्मा पैदा होने की वजह से। अब आपको ये शायद पूछा जा सकता है यहाँ से कि यहाँ पर किस प्रकार के तार का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो तार इस्तेमाल होता है बेटा वो बहुत ही कम क्वथनांक वाला होता है, जो बहुत जल्दी पिघल जाता है, बहुत ज़्यादा कम क्वथनांक और आप कह सकते हो बहुत जल्दी पिघलने वाला होता है और जल्दी पिघलने वाली तार लगाई जाती है, जिससे कि जैसे ही ऊष्मा बढ़े तो तार पिघल कर हमारे संयंत्रों को सुरक्षित कर दे। तो वही कह रहा है, यदि कमरे में अगर हम देखें बेटा
तो यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा है तो स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात ऊन के तार अथवा लकड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि क्या होता है। इस्पात ऊन या तार लकड़ी पिघलकर टूट जाती है। लकड़ी पिघलकर टूट जा लड़ी यार लकड़ी क्या पढ़ रहा हूँ मैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। लड़ी पिघलकर टूट जाती है। तो अब आप यहाँ पर सवाल ये है कि जो इस्पात वाली लड़ी होती है, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी बकवास को सुन रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो वहाँ पर ना ऐसे जैसे आपके घर में जूना इस्तेमाल होता है ना बर्तन मांजने के लिए बेटा, तो उसमें ना ऐसे पतली तार वाला जूना इस्तेमाल होता है, स्टील वाला। उसकी एक लड़ी आप लीजिए और उसको यहाँ से सेल से जोड़ लीजिए, यहाँ से भी सेल से जोड़ लीजिए और विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिए। आप देखेंगे थोड़ी देर तक जब उसमें से तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये यहाँ से टूट जाएगा, कहीं से भी टूट जाएगा। क्यों टूट गया बताओ? क्योंकि तापमान ज़्यादा होने की वजह से वो तार पिघल गया और तार के पिघलने से वहाँ पर जो है वो तार टूट गया और इससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं और लगाना जरूरी भी है, जिससे कि आप अपने संयंत्रों को बचा सकें। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं कहता हूं कि एक तार में से हम जो हमारे घरों में पतली तार लगी होती है उसमें से मैं 11,000 वोल्ट थोड़ी भेज सकता हूं, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी है कि वो 200 से लेकर 250 300 तक भेज सकता है। इससे ज़्यादा अगर आपने डाला, विद्युत धारा को प्रवाहित किया, तो वो तार खुद भी पिघल जाएगी। तो वही कह रहा है कि हर तार की अपनी एक नियमित क्षमता होती है। उस क्षमता से ज़्यादा अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए बेटा उसमें से, तो वो तार पिघलकर टूट जाएगी। मतलब कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि एक पुल की अपनी क्षमता है कि मान लो वो 10,000 किलो तक झेल सकता है एक बार में, और उस पर 50,000 किलो का कोई सामान रख दिया गया, टूट जाएगा भाई, है ना। एक तार है या एक रस्सी है, उस रस्सी पर 5 किलो का वजन आप उठा सकते हो, लेकिन आपने उस पर 15 किलो लगा दिया, वो भी टूट जाएगा। यानी हर किसी की अपनी एक क्षमता होती है। तो ऐसे ही बेटा विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जो तारों का इस्तेमाल किया जाता है उसकी भी अपनी क्षमता होती है। उस क्षमता से ज़्यादा अगर विद्युत धारा दी जाएगी तो बेटा वो पिघल कर टूट जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वही कह रहा है क्या, जिससे उसमें से सुरक्षापूर्ण प्रवाहित किया जा सकता है। और यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार मतलब कह सकते हो तार अतिप्त हो सकता है और तार की वजह से आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा हो तो घरेलू जो भी है ये पिघल कर टूट जाता है, और जिससे परिपथ टूट जाता है और फ्यूज सुरक्षा युक्ति के रूप में काम में आता है। तो इस तरीके से आप कार्य में बेटा ले सकते हैं इसे, फ्यूज को। यही कारण होता है बेटा कि आपके पास जो अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं, उन उपकरणों को चलाने के लिए जो फ्यूज होते हैं वो अलग अलग लगाए जाते हैं। अब आप समझो इस चीज़ को कि अगर आपके पास बहुत छोटा सा कोई उपकरण है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ताकत वाला तो आप उपकरण वाला फ्यूज नहीं लगा सकते, तो उसमें आपको छोटे वाला लगाना पड़ता है, कम ताकत वाला। बड़े बड़े उपकरण में बड़े बड़े लगाने पड़ते हैं। हमें समझ में आ रहा है? अब एक मोबाइल चार्ज करने के लिए हम फ्यूज़ लगाएं और एक लगा ले पानी के मोटर के लिए, एक कारखानों में लगाएं, तो इन सभी जगहों पर जो विद्युत धारा की खपत है वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो फ्यूज़ भी इस्तेमाल करते हैं वो अलग अलग होता है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज़ का उपयोग किए जाते हैं, यानी किया जाता है। चित्र 10.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज़ को दर्शाया गया है। चित्र 10.15 में दर्शाया गया फ्यूज का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का परीक्षण किया और इसका मतलब अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में भी सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी होते हैं? जी हाँ बच्चों, विद्युत धारा के और भी अन्य प्रभाव होते हैं, जैसे चुंबकीय प्रभाव भी विद्युत धारा का एक प्रभाव है। यहाँ पर ये जो फ्यूज दिखाई दे रहा है बेटा, इस फ्यूज़ को अगर आप गौर से देखें तो इसे ग्लास फ्यूज़ कहते हैं, क्योंकि ये शीशे का बना होता है। कैसा फ्यूज़ होता है बेटा? ये ग्लास फ्यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल टीवी के पैनलों में, इसका इस्तेमाल इन्वर्टर में, इसका इस्तेमाल छोटे छोटे डिवाइसेस में किया जाता है। इस फ्यूज़ को अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ पर बेटा धातु का बना हुआ है, ये भी धातु का है, और ये कांच का होता है और कांच कुचालक होता है।
तो इसमें पतली सी एक तार अंदर में इस्तेमाल की गई है। अगर आप गौर से देखें तो ये बीच में आपको एक तार दिखाई दे रही है बेटा, दिख रहा है ये तार, ये यहाँ पर तार है। अब ये जो तार है, जब विद्युत धारा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये तार यहाँ से पिघल कर टूट जाता है, और वही टूटा हुआ फ्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये फ्यूज़ का होल्डर है, अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी फ्यूज़ नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई तार नहीं है। तो इस तरीके से ये फ्यूज़ हमारे छोटे छोटे यंत्रों में लगा हुआ मिलता है। अब सवाल उठता है कि सर ये तो बहुत दिक्कत की बात नहीं हो गई, रात में आप सो रहे हो और अचानक से मान लो करंट बहुत ज़्यादा आ जाए, विद्युत धारा बहुत ज़्यादा आ जाए, या फिर आप एसी कूलर चला रहे हैं और विद्युत धारा के प्रभाव की वजह से वहाँ पर ऊष्मा पैदा होने लग जाए और उसकी वजह से विद्युत फ्यूज़ का जो तार है वो टूट जाए। तो रात में आप सोते रहेंगे, फिर उठें, फिर उठने के बाद यंत्र को बंद करें, बंद करने के बाद फ्यूज़ के तार को दोबारा लगाएं और फिर से हम अपनी चीज़ों को चलाएं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब आप रात में सो के उठेंगे बेटा तो आपको नींद बहुत तेज आती है और आप ऐसे काम नींद के समय में बिल्कुल भी नहीं कर सकते जिसमें विद्युत धारा का इस्तेमाल हो, क्योंकि इससे होगा क्या बेटा, आपको झटका लग सकता है। तो ऐसे खतरों से बचने के लिए हम विद्युत धारा के प्रवाह को अवरोध करने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल ना करके आजकल के नए जो उपकरण है उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा MCBs, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों, नाम क्या है, लघु परिपथ, मिनिएचर मतलब छोटा सा, मिनिएचर सर्किट यानी परिपथ, और ब्रेकर्स मतलब विच्छेदक। तो लघु परिपथ विच्छेदकों यानी MCBs का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। आजकल MCBs ही लगाते हैं हम। उसकी खास बात होती है बेटा कि इनकी सबकी ताकत अलग अलग होती है और यहाँ पर रेटिंग लिखा होता है पहले से। जैसे कि आपको अगर मान लो पानी के मोटर को चलाना है तो उसके लिए अलग MCBs लगा सकते हैं आप। अगर आपको पंखा कूलर चलाना है तो अलग लगा सकते हैं आप। और इन सब के बेटा अलग अलग विद्युत धारा के प्रवाह के हिसाब से इन पर नंबर लगे होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये आपको शायद ना पता हो, लेकिन जो आपके घर में विद्युत धारा के परिपथ के लिए फिटिंग करने आते हैं, परिपथ बनाते हैं, उनको ये सारी बातें पहले से पता होती हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है बेटा कि अगर रात में मान लो बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया तो MCB अपने आप गिर जाता है, नीचे गिर जाएगा, और जैसे ही MCB गिरेगा तो आपके घर के अंदर के परिपथ की सारी जो विद्युत ऊर्जा है वो अवरोधित हो जाएगी और आपके सारे के सारे यंत्र बच जाएंगे। फिर आप अगर नींद में भी हो तो कोई टेंशन नहीं है, दोबारा आप जाओ और MCB को पकड़ के, प्लास्टिक का जो हिस्सा ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला, इसको पकड़ के उठा दो, ऑन हो जाएगा। कितना सिंपल सा कार्य है, लेकिन वहां पर तार हमें लगाना पड़ रहा था, खतरनाक था। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये स्विच अपने आप ही स्वतः ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो पुनः फिर पूरा हो जाता है। और डब्बा जब भी खरीदें इसका तो ISI मार्क्स जरूर देखें, ये सुनिश्चित करता है कि वो आपके इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। सावधानी क्या रखनी है? सदैव ISI चिन्ह वाले फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो में ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि ना करें। कहीं पता लगे आपने जो तार इस्तेमाल की उसका जो गलनांक तापमान है वो बहुत ज़्यादा हो, और पता लगे फ्यूज को लगाया था सर्किट को बचाने के लिए और पता लगे सर्किट फूक रहे हैं फ्यूज को बचाने के लिए। तो इसीलिए फ्यूज में लगने वाले जो तार है बेटा वो कम पावर वाले होने चाहिए जो जल्दी पिघल जाए। अब हम बात करेंगे बेटा विद्युत धारा के दूसरे प्रभाव के बारे में, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आप लोगों ने स्पीकर्स देखे होंगे, है ना, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में सुना होगा। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो ट्रेन वगैरह होती है, उनकी जो वैगन्स होती है, उनकी जो बोगियाँ होती है बेटा, उनको जब ट्रेनों पर लोड किया जाता है तो इसी मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इस मैग्नेट के इस्तेमाल से कचरों को सेपरेट किया जाता है। आपको पता होगा कि चुंबक जो है वो धातु में जो लोहा है उसको बहुत जल्दी आकर्षित करता है, तो कचरे में से लोहे को अलग करने के लिए विद्युत धारा के इसी प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, यानी चुंबकीय प्रभाव का। तो क्रियाकलाप करते हैं, फिर और डिटेल में समझेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्रियाकलाप 10.5 उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए, जो नीचे की तरफ होता है बेटा। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरों को लपेट दीजिए, ऐसे ऐसे करके लपेट देना है। ट्रे के भीतर एक छोटी सी चुंबकीय सुई रखिए, यानी कंपास आप मार्केट से खरीद सकते हैं, 20-22 रुपए का मिलता है बेटा। अब इन तार के स्वतंत्र सिरे को, जो सिरा स्वतंत्र हो गया है, उसको
स्विच से लगाइए और सेल से लगाइए, स्विच और सेल लगाइए, यानी कि एक परिपथ बनाइए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेतित करती है उसे नोट डाउन कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक क्षण चुंबक लगाइए, यानी एक बार मैग्नेट लगाइए, जो आपको मार्केट से 30 से 35 रुपए का मिल जाएगा। देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखिए, स्विच को ऑन की स्थिति पर लगाइए, फिर देखिए, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि बार बार सुई जो है वो हिलती डुलती है। देखो इसने यही किया है। ये हमारे पास क्या है बेटा, माचिस की बॉक्स का एक ट्रे है, और इस ट्रे के अंदर इसने एक कंपास रखा है। कंपास क्या होता है, दिक सूचक यंत्र, जिससे दिशा को देखा जाता है। इसमें तार के कुछ फेरे लपेट दिए गए हैं और बीच में दिक सूचक यंत्र लगाया गया। उस तार को एक तरफ से सेल से जोड़ा गया है, ठीक है, और दूसरी तरफ से भी उसे सेल से जोड़ा गया है। विद्युत धारा का परिपथ अभी जो है वो ऑन नहीं है, पर हम इसे क्या करेंगे बेटा, ऑन कर लेंगे। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो विद्युत धारा बेटा कूद कूद कर यहाँ से जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था विद्युत धारा का प्रवाह जो है हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। विद्युत धारा के जाते ही यहाँ पर बल्ब जो है वो जल उठेगा। बल्ब क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर आप बल्ब नहीं लगाएंगे बेटा तो यहाँ पर ऊष्मा पैदा होने लगेगी इस जगह पर, और हम कोई ऊष्मीय प्रभाव तो पढ़ नहीं रहे हैं जो ऊष्मा पैदा करे, है ना। अगर आप इस बल्ब को हटा दोगे तो यहाँ पर ऊष्मा पैदा होगी और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। लेकिन हमने बल्ब लगा दिया जिससे कि विद्युत धारा की खपत यहाँ पर होने लग जाएगी, और विद्युत धारा के यहाँ जाने से यहाँ पर एक नया प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, जिसे आप कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमेशा ही हर एक यंत्र के अंदर पाया जाता है, पर ये याद रखना जहां पर उसका ऊष्मीय प्रभाव होता है उसका चुंबकीय प्रभाव कम हो जाता है। कभी भी आप जो निक्रोम वायर, जो हमने पढ़ा था बेटा नाइक्रोम वायर से जब हम करंट को पास कर रहे थे, विद्युत धारा को पास कर रहे थे, तो नाइक्रोम वायर में हीट जनरेट हो रही थी, ऊष्मा जनरेट हो रही थी सिर्फ, लेकिन वहां पर हमने कोई चुंबकीय प्रभाव की बात नहीं की थी, क्योंकि ऊष्मा की वजह से चुंबकीय प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। तो हमेशा याद रखना चुंबकीय प्रभाव ऊष्मा से कम होता है, इसीलिए कभी भी जब हम उसके ऊष्मीय प्रभाव को पढ़ेंगे तो उसमें चुंबकीय प्रभाव की कोई बात नहीं करेंगे। यहां पर भी अगर हम चुंबकीय प्रभाव की बात कर रहे हैं तो ऊष्मीय प्रभाव की बात नहीं करेंगे। यही वजह होती है कि चुंबकीय प्रभाव हम यहां नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऊष्मा पैदा हो रही है, ठीक है, यहां पर ऊष्मा पैदा हो रही है, तो यहां चुंबकीय प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम चुंबकीय प्रभाव की बात करें, क्योंकि यहां पर ऊष्मा पैदा नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं एक दूसरे के ये विपरीत है। तो यहां पर चुंबकीय प्रभाव होगा और कंपास यानी जो सुई है बेटा वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। लेकिन कब, जब हमारा ये सर्किट बेटा, हमारा जो ये सर्किट है यहां से लेकर यहां तक ये हम जोड़ लेंगे, इसको हम ऑन की स्थिति में ले आएंगे ऐसे, ठीक है। अब ये स्विच ऑन हो गया, करंट प्रवाहित होगा और चुंबकीय प्रभाव को आप देख सकते हैं। तो यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। ऑफ की स्थिति पर लेकर जाइए, क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति में आ जाती है? बिल्कुल। जो आपका कंपास होगा बेटा उसकी एक अपनी दिशा होती है, और जब आप उसमें बेटा डालोगे, क्या डालोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्या डालोगे आप उसमें एक बाह्य चुंबकीय प्रभाव डालोगे तो उसकी दिशा डिस्टर्ब हो जाएगी। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। अब अपने प्रयोग में क्या आपने सीखा उसका यहाँ पर क्या करना है, निष्कर्ष बताना है। ऐसे बेटा अब आपको क्या करना है, विद्युत धारा के प्रवाह को पलट देना है। जैसे कि पहले यहाँ पर देखिए धन आवेशित था, ये यहाँ पर ये आपका धन आवेशित था, ये वाला धन आवेशित था, है ना, और ये ऋण आवेशित था। इसको आपको उल्टा कर देना है। अब इसकी जगह पर यहाँ धन आवेशित लगा लेना है, यानी इसको उल्टा कर दें आप, और इसकी जगह पर बेटा यहाँ पर ऋण आवेश लगा लेना, छोटा कर लेना है। इससे आप देखेंगे विद्युत धारा का प्रवाह जो पहले दाईं तरफ था वो अब बेटा बाईं तरफ हो जाएगा, और जो पहले सुई की दिशा इधर थी बेटा वो अब सुई की दिशा शायद इधर हो जाएगी। ये आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना है, खुद से जांच करनी है बेटा। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि कैसे होना है ये। हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है, जिसे आप दिक्सूचक यंत्र में देखते हैं। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लेकर जाते हैं तो सुई विक्षेपित होती है, यानी कि अपनी दिशा से भटक जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा के प्रवाहित किया जाता है तो सुई विक्षेपित होती है। तो इससे क्या पता चला कि कहीं ना कहीं तार में से जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो वहां पर उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र बन गया, और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ऐसा हुआ बेटा, कैसा हुआ कि हमने ये सीख लिया कि कहीं ना कहीं विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबक पैदा होता है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर, ये पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, देखो क्या लिखा हुआ है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड
और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक क्रियाकलाप की, ये वाली जो आपको माचिस के डिब्बी वाली कराई गई, और इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कभी भी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को हम दिक्सूचक यंत्र से अनुभव कर सकते हैं। और कोई भी परिपथ है जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है बेटा, जिसमें ऊष्मा कम निकल रही है, वहां पर भी हम चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार से जांच सकते हैं। इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। चित्र 10.18 में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। अतः किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि आप कैसे बताओगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक परिपथ बनाएंगे जिसके अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे और वहां पे एक दिक्सूचक यंत्र को रखेंगे। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे दिक्सूचक यंत्र जो है अपने पथ से विक्षेपित हो जाएगी, यानी भटक जाएगी। जैसे मान लीजिए वो सुई ऐसी दिशा में है, इस दिशा में है, मान लीजिए ऐसे, तो जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे हम तो ये दिशा पलट जाएगी, कैसे भी होगी, घूम जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ लिखा है वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण के लिए किया जाता है और इस प्रकार के चुंबक को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक, जिसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आजकल आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल वगैरह के स्पीकर्स कितने पावरफुल हो गए हैं लेकिन पतले हैं, और टीवी कितने पतले और पावरफुल हो गए, उनमें से निकलने वाली जो आवाज़ होती है वो कितनी तेज होती है। पहले बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स भी ऐसी आवाज़ नहीं देते थे जैसे कि आजकल छोटे छोटे स्पीकर्स देने लगे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उन चुंबकों को, जो पहले इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक चुंबक होता था, उनको हटाकर आजकल हमने विद्युत चुंबक लगा दिए हैं, जिससे कि उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। लोहे के लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी कील लीजिए। अब हम बनाने वाले हैं बेटा इस क्रियाकलाप में, जो क्रियाकलाप 10.6 है, इस क्रियाकलाप में बेटा हम विद्युत धारा की मदद से चुंबक का निर्माण करेंगे। ये बहुत ही सरल सा एक्सपेरिमेंट है, इसको आप कर सकते हो घर पर भी। ये कह रहा है कि लोहे की आप एक कील लीजिए, आपको मार्केट में मिल जाएगा। लोहे मतलब कोई भी दुकान पर जाइए जो हार्डवेयर की दुकान है, उसको बोलिए सर मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसके लिए मुझे एक नई सी कील दे दीजिए आप, बिना पैसे के वो एक कील आपको दे देगा। लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा एक विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ इनेमल लेपित लचीला तार लीजिए। इनेमल लेपित मतलब होता है कि जैसे कॉपर की तार होती है उसके ऊपर भूरे कलर की कोटिंग होती है, या फिर आपके घर में जो पतली पतली तारें अगर हो तो उन तारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके घर में पुराना कोई अडेप्टर पड़ा हो जो खराब हो चुका हो, उसके तार को आप काट कर उसके तार को निकाल सकते हो। पर ये याद रखिए बेटा, उन तारों में से आपको लाल, नीली, हरी तारें मिलेंगी, उनके छिलके को नहीं छीलना है। बाहर वाला जो ब्लैक कलर की कवरिंग होती है उसको हटाकर अंदर से जो लाल तार निकलती है या पीली तार या काली तार निकलती है, उस लाल पीली काली वाले तार के छिलके को नहीं हटाना है, यानी प्लास्टिक को नहीं हटाना है। मेन प्लास्टिक को आप हटा सकते हो। इस तार की कुंडली को आपको कील के ऊपर कसकर लपेट देना है और तार के स्वतंत्र सिरे को किसी स्विच से होते हुए चित्र 10.19 में दर्शाए अनुसार विद्युत सेल को लगा लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ पिन कील के सिरे पर आप लटकाइए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। स्विच ऑन करते ही आप देखेंगे कि पिन जो है वो अपने आप ही उस कील से जाकर चिपक जाते हैं, और जैसे ही स्विच ऑफ करोगे तो ये कील बेटा अपने आप हट जाते हैं। विद्युत चुंबक की खास बात क्या होती है कि इसका चुंबकीय प्रभाव तब तक ही रहता है बेटा जब तक इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, विद्युतीय चुंबक क्षेत्र खत्म हो जाता है। यही वजह होती है कि जब आप स्विच को ऑन करोगे बेटा तो ये चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा और उसके बाद चुंबकीय प्रभाव दिखाना बंद कर देगा। याद रखिए, इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबे समय तक करोगे बेटा तो आपका जो सेल है, जिस सेल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो सेल खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। यदि परिपथ को संयोजित करके हम छोड़ दें तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाएगा और उसकी ताकत कमज़ोर पड़ जाएगी। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर कुंडली में चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को हम विद्युत चुंबक कहते हैं, यानी
ऐसा चुंबक जो सिर्फ और सिर्फ विद्युत धारा के प्रवाह के समय तक ही बना रहता है, उसके बाद उसका चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाता है। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है, बहुत तेजी से, और उसको कह सकते हो बहुत ताकतवर चुंबक बनाया जा सकता है। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि क्या कारण होते हैं जिससे कि ऊष्मा पैदा होती है, तो उसमें हमने पढ़ा था एक तो उसकी प्रकृति थी, दूसरे तार की लंबाई थी, और तीसरे तार की मोटाई थी बेटा। यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं जो चुंबक क्षेत्र बन रहा है बेटा उसको प्रभावित कर सकते हैं। पहला कहता है कि भाई क्या कर सकते हो आप, तार की जितनी ज्यादा कुंडली होगी, यानी अगर मान लीजिए उसमें 10 कॉइल किया आपने, 10 बार तार को लपेटा और 12 बार तार को लपेटा और 15 बार मान लो तार को लपेटा, और मैंने बोला कि भैया बताओ सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र किसमें बनेगा, बेधड़क आप बोल दीजिए जिसमें कुंडली ज्यादा होगी बेटा उसमें ही आपका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बनेगा। इसमें कुंडली कम है, इसमें सिर्फ 10 कुंडलियां दी गई हैं, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। दूसरा हो सकता है विद्युत धारा, सेल। अब सेल अगर आपने एक लगाया है तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, 2 सेल लगे होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, 3 सेल लगे होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और भी मजबूत बन जाएगा, स्ट्रांग बनेगा। तो ये चीज याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने और घटाने के लिए ये कुछ कारक हैं। तीसरा हो सकता है प्रकृति, जो चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए आपने कुंडली का इस्तेमाल किया है उसमें इस्तेमाल होने वाली जो तार है उस पर भी निर्भर करता है। ये अत्यधिक भारी बोझ तक उठा सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बहुत भारी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना ट्रेन को उठाया जाता है, तो क्रेन में जो लगा होता है चुंबकीय क्षेत्र वो इन्हीं से बनाया जाता है। क्या आपको कक्षा 6 में अध्याय 10 में दिखाए क्रेन के चित्र याद हैं? इस प्रकार के क्रेनों के सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबक का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। साथ ही दुर्घटनावश आंखों में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़े को बाहर निकालने के लिए भी उपयोग करते हैं। बहुत सारे खिलौने के भीतर भी चुंबक लगे होते हैं और वो विद्युत चुंबक ही होते हैं। जैसे आंख में मान लो कोई लोहे की छोटी सी मान लो लोहे का कोई बुरादा चला जाए और वो धंस जाए आंखों के अंदर, तो उसको क्या, उसको पिन से तो निकाल नहीं सकते है ना, और वो बहुत छोटा है तो वो तो बाहर आएगा नहीं, तो उसको बाहर लाने के लिए बहुत पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से हम विद्युत चुंबक का इस्तेमाल घंटी बनाने के लिए भी करते हैं बेटा। तो अब हम बात करेंगे कि घंटी कार्य कैसे करते हैं और घंटियों को बनाया कैसे जाता है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो विद्युत घंटी का निर्माण तथा विद्युत घंटी का जो उपयोग है वो, और किस तरीके से ये कार्य करता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं डिटेल में। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं, बिल्कुल सही बात है। विद्युत घंटी का इस्तेमाल हम अपने घरों में करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों ने घंटी की आवाज़ सुनी होगी इस वीडियो में, कोई कोरियर वाला आया था। तो घंटी हमें जो मतलब इस्तेमाल में लेते हैं हम लोग, वो सूचित कर देती है कि दरवाजे पर कोई आया है, पर सवाल उठता है कि घंटी कार्य कैसे करता है। चलिए उसी को हम समझते हैं। एक विद्युत चुंबक होता है, आइए देखें कि घंटी कैसे कार्य करती है। चित्र 10.20 में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होती है, जिससे विद्युत चुंबक बन जाता है और लोहे की पत्ती बार बार टकराती है और इससे आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आवाज निकलती है। अब इसको मैं चित्र की सहायता से समझा देता हूं आपको। जैसे आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो विद्युत धारा के लिए सेल लगाया गया है। सेल भी हो सकता है यहाँ पर और मेन सप्लाई भी हो सकती है बेटा हमारी यहाँ पर। अब इसके अंदर 2 कुंडली बनाई गई है, एक कुंडली यहाँ पर है और एक कुंडली यहाँ पर है। यहाँ पर एक लोहे की जो है पत्ती है जिसके ऊपर चुंबकीय प्रभाव आ जाता है इन कुंडलियों की वजह से बेटा, और यहाँ पर एक हथौड़ा लगा होता है यानी कि कील लगी होती है जिसमें दूसरा तार लगा होता है। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बेटा इस चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है, जिसकी वजह से ये जो लोहे की यहाँ पर रॉड लगी होती है, हैमर लगा होता है बेटा हथौड़ा सा, ये इस कटोरी जैसी संरचना के ऊपर टक्कर मारती रहती है, और जैसे ही ये टक्कर मारती है इससे वाइब्रेशन पैदा होती है, ध्वनि निकलती है। तो इस प्रकार से चुंबक की सहायता से यानी विद्युत चुंबक की सहायता से बेटा हम घंटियों को प्रयोग में लेते हैं।
तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, को अपनी ओर खींचती है और इस प्रकार पत्ती सिरे से हथौड़े को घंटी तक टकराती है और ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। परंतु जब भी विद्युत लोहे की पत्ती अपनी ओर खींचती है तो यह परिपथ को फिर से तोड़ देती है और इससे कुंडली विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त कर देती है। और इस तरीके से आप कह सकते हो स्विच के ऑन ऑफ करने से बार बार ये टकराती है और जोर जोर से टक्कर मारती है। जब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती कुंडली में तो यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती और लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच से स्पर्श करती है और इस परिपथ को फिर से पूरा और किया जाता है और इस तरीके से कार्य करता है। ये तो वो वाली घंटी है जिसमें ट्रर ऐसे आप लोगों ने स्कूल में सुनी होगी। अगर मान लीजिए ऐसी घंटी की बात करें जो आपके घर में होती है जिसमें टिंग टोंग आवाज आती है, तो उसमें क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। दो बेटा पैरेलल पत्तियां लगी होती है, समांतर पत्तियां लगी होती हैं दो, समझ में आ रहा है। एक ऐसी पत्ती इधर की तरफ एल्यूमिनियम की होती है और एक बेटा ऐसी ही इधर की तरफ एल्यूमिनियम की दो पत्तियां लगी होती हैं। बीच में एक कुंडली जैसी संरचना होती है जिसे आप कहते हैं परिनालिका, ऐसी होती है, ठीक है। और इसके अंदर, अरे यार क्या हो जाता है, ये कुंडली जैसी संरचना है और इसके अंदर परिनालिका, ये जो परिनालिका है ऐसी बनी होती है, ऐसे करके ये बनी होती है और इसके बीच में एक लोहे की कील होती है, ठीक है। जैसे ही स्विच को आप ऑन करते हो, यहाँ पर विद्युत धारा को देते हो बेटा आप, स्विच ऑन करते ही करंट इसमें से प्रवाहित होता है, यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव आता है। इसमें लोहे की कील को ये अपनी तरफ खींचता है और इधर लगा होता है एक स्प्रिंग जो इसे एक तरफ से होल्ड करके रखता है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पर करंट देते हो तो ये बहुत जोर से इधर आकर टक्कर मारता है, टिंग। फिर जैसे स्विच को आप छोड़ते हो बेटा, क्योंकि आपने देखा होगा घंटियों में आपका पुश बटन होता है, दबाओ तब बजेगा, अपने आप फिर स्विच हट जाता है। तो जैसे ही आप उंगली हटाते हो तो परिपथ अधूरा हो जाता है। अधूरा होते ही यहाँ पर लगा हुआ जो पीछे की तरफ स्प्रिंग लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर जो स्प्रिंग लगा होता है, ये स्प्रिंग पुनः इसको अपनी स्थिति में खींचता है पीछे की तरफ और जिसकी वजह से पीछे लगे हुए प्लेट पर भी वो जाकर टक्कर मार देता है और इससे आवाज आती है टोंग और इस तरीके से घंटी बजती है टिंग टोंग। बाकी अगली वीडियो के अंदर हम इन प्रमुख शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। उम्मीद है कि अब तक की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम प्रमुख शब्दों की बात करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम अभ्यास के प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे, फिर उससे अगले वीडियो में जिसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो बाकी आपकी मर्जी है।